स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मिशन 2023 को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यानी दोनों दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ये चुनावी साल है। कांग्रेस जहां संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें कर रही है और यह भांपने की कोशिश कर रही है कि वो किन इलाकों में कमजोर है, वहां कैसे काम करना चाहिए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा के बाद महापुरुषों के जरिए अलग अलग समाज को साधने की कोशिश कर रही है और यह संदेश देना चाहती है कि वो सबके साथ हैं। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन उनके दावों में कितना दम है, आज फेस टू फेस मध्य प्रदेश में इसी बात को जानेंगे। लेकिन बहस करेंगे उसके पहले अपने दर्शकों को इसी पर आधारित एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखला देते हैं। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी कांग्रेस बेकरार है। कांग्रेस जहां अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए मशक्कत कर रही है, तो बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए तरह तरह के जतन कर रही है। बीजेपी को जीत के लिए नया मंत्र मिला है। तिरंगा यात्रा के बाद बीजेपी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर बड़ा दांव खेलने जा रही है। इसी साल आजादी के नायकों की याद में बड़े सम्मेलन करने की तैयारी कर रही है, वो भी जातिगत आधार पर। यानी मध्य प्रदेश के मुरैना में रामप्रसाद बिस्मिल की याद में ब्राह्मणों का क्षेत्रीय सम्मेलन, आदिवासियों के रॉबिनहुड कहे जाने वाले धार में जन्मे अमर क्रांतिकारी टांटिया भील के लिए निमाड़ में आदिवासी सम्मेलन, अन्य पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए ग्वालियर चंबल की शान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पुण्यतिथि पर मेगा शो की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। इसी तरह महाकौशल, बुंदेलखंड और इंदौर में भी बड़े कार्यक्रम की तैयारी में है बीजेपी। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाभरा से बड़ी यात्रा निकालकर शुरुआत की जा चुकी है। लोगों को तो बुलाया ही जाएगा, कुछ लोगों को तो बुलाया ही जाएगा ना। अब उसे किस एंगल से देखा जाए, उनके जो अनुयायी हैं उनके बीच उनका प्रचार प्रसार करना, जिन्होंने देश के लिए त्याग बलिदान दिया उनके बारे में जानकारी देना, ये तो एक अच्छा काम है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जिला अध्यक्षों के साथ ही जिले में प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। संगठन का विस्तार तेजी से हो रहा है। बाल कांग्रेस के जरिए नए वोटर्स को साधने के लिए कमलनाथ ने संगठन को विधानसभा स्तर तक ले जाने के निर्देश दे दिए हैं। 25 अगस्त को विधायक दल की बैठक है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में 2023 के विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। विधायकों की बैठक होना है जिसके अंदर आगामी रणनीति पे काम होगा और लगातार कमलनाथ जी सतत संगठन को मजबूत बनाने के साथ साथ मिशन 2023 की तैयारियों पे काम कर रहे हैं और हर हाल में कांग्रेस का मिशन 2023 सफल होगा और कांग्रेस की मध्य प्रदेश में एक बार वापस से 2023 में सरकार पूर्ण बहुमत से लौटेगी। हाल ही के चुनाव परिणामों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। बीजेपी पूरी टीम और ताकत के साथ मैदान में है, तो कमलनाथ अकेले बीजेपी से किला लड़ा रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश की सियासी धरती पर राहुल गांधी की भी दिलचस्प एंट्री होने जा रही है। 16 दिनों तक मध्य प्रदेश की 18 विधानसभाओं से राहुल गांधी बीजेपी सरकार के खिलाफ पुकार भरते दिखेंगे। जो भी हो, ये तय है कि 2023 के चुनाव में कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिलेगी। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। दोनों पार्टियां इस चुनावी साल में पूरे जोर शोर से तैयारी कर रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस बाल संगठन के जरिए हर व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी भी एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए पूरी कोशिश कर रही है। वो चीजों को हल्के में नहीं ले रही है और इसीलिए महान क्रांतिकारियों के जरिए, महापुरुषों के जरिए अलग अलग समाज के सम्मेलन करने जा रही है और यह संदेश देने की कोशिश वो करने जा रही है या करेगी कि हम हर समाज के साथ उसी तरह से उपस्थित हैं, मौजूद हैं जैसे पहले थे। यानी सबका साथ, सबका विकास
और सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ने की भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। इसके पहले के विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की कड़ी टक्कर देखने को मिली थी दोनों दलों के बीच में। तो दोनों खास मेहमान, दोनों दलों के प्रतिनिधि इस वक्त IBC 24 के स्टूडियो में हैं। एक बार सीधे आपका उनसे परिचय करा देते हैं। विकास बोंद्रिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। विकास जी, आपका बहुत स्वागत है IBC 24 में। और विक्की खोंगल जी हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विकास जी, सबसे पहले आप ही से सवाल है, चूंकि आप सत्ता पक्ष हैं जी, ये आप पर आरोप लग रहा है कि महापुरुषों को आप जातिगत आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं और उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उस जाति समूह तक। ये आप पर आरोप है, इसमें कितनी सच्चाई, चूंकि अलग अलग महापुरुषों के आप सम्मेलन करने जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मत रहा है। हमें हमारी संस्कृति, हमारे ऐतिहासिक व्यक्तियों को स्मरण करते रहना है और उनसे सीखना है और उनको समाज के साथ में हमें साझा करना है। अब चूंकि कांग्रेस का शासनकाल रहा था, वहां वो तब ये सब कुछ करते नहीं थे। उन्होंने चंद लोगों का महिमा मंडन करने का पूरा स्वांग रचाया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे सभी ऐतिहासिक व्यक्ति, तो खास करके स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनके कारण हमारे को आज़ादी मिली और आज हम देश को विकास पथ पे लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनको यकीनन याद करना चाहिए। अब देखिए, रानी कमलापति हो, भोपाल के सिलसिले में बात करूं, रानी दुर्गावती की बात की आपने, मामा टंट्या भील की बात की आपने, बात करी दुर्गावती जी की, तो सबको भारतीय जनता पार्टी से वो व्यक्तित्व जुड़ा हुआ हो या ऐतिहासिक हो, हम उनको स्मरण करते हुए उनकी जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, उनके स्मारक स्थलों पे हम एकत्रित होते हैं, उनके ऊपर हम व्याख्यान में चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि अब इसके रहते उस क्षेत्र के, उस भौगोलिक क्षेत्र के जहां उन व्यक्तित्वों की उपस्थिति रही है, उनके सामाजिक वर्ग जो उन व्यक्तित्वों का महिमा गान हमेशा से करते आए हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये कांग्रेस का आरोप लगाना कि हम जातिगत भेदभाव या जातिगत एक आगे कुछ हासिल करने के लिए कर रहे हैं, ये सरासर निराधार है। हमारा तो केवल एक लक्ष्य है, भौतिक विकास के साथ में हम हमारी सांस्कृतिक पताका को भी फहरा सके। उस उद्देश्य के तहत हम ये सब कार्य कर रहे हैं। देखिए, एक चीज है विक्की खोंगल जी, भौतिक विकास के साथ साथ विकास जी ये कह रहे हैं कि सांस्कृतिक धरोहर को भी आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं। इसका चुनाव जीतने हारने से कोई मतलब नहीं है, कि 2023 से कोई लेना देना नहीं है, ये साफ कहना है उनका। राहुल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से एक बहुत ही सेल्फिश और एक बहुत आत्ममुग्ध संगठन होता जा रहा है, जो कि साफ दिखाई दे रहा है। भौतिक विकास की यदि मैं बात करूं तो पिछले 8 वर्षों से केंद्र में इनकी सरकार है और पिछले 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है। आज हमारा मध्य प्रदेश देश का चौथा सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है और केंद्र में तो 8 वर्षों से आप देख ही रहे हैं कि कितना भौतिक विकास हुआ है। बड़े हमारे क्रांतिकारियों को, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिस प्रकार से अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जातियों में विभाजित करने का एक कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये इतिहास इनको माफ नहीं करेगा और इस प्रदेश की जनता इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वे हमारे वंदनीय इसीलिए हैं, वे पूजनीय इसीलिए हैं क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों के बलिदान इस मातृभूमि के लिए इसीलिए दिया, अपने जाति के लिए नहीं दिया, अपने परिवार के लिए नहीं दिया। उन्होंने इस देश को अपना देश माना, इस भारतीय भूखंड को एक परिवार के रूप में समझा। इसीलिए आज वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है वो पूजनीय है और वंदनीय है। उसके नाम पर जातिगत आधार पर वोट बैंक को साधने का प्रयास करना, इस बात को जो है कभी माफ नहीं किया जाएगा। इतिहास इस बात को माफ नहीं किया करेगा। वक्त आने पर टंट्या मामा भील आदिवासियों के लिए याद आ जाते हैं, वक्त आने पर रानी दुर्गावती
कमलापति याद आ जाती है, रानी दुर्गावती याद आ जाती है, छत्रसाल महाराज याद आ जाते हैं। अरे भैया 18 साल से आप लोगों की सरकार थी, उस समाज के लिए, उस वर्ग के, उस गरीब व्यक्ति के लिए, अंतिम पंक्ति में खड़े उस नौजवान के लिए आपने क्या किया? वो नौजवान जो आज आपके 8 वर्षों के कुशासन में केंद्र सरकार के और 18 वर्षों के कुशासन के अंदर आज बेरोजगारी से जंग लड़ रहा है, आज गरीबी से जंग लड़ रहा है, परिवार के परिवार आज आत्महत्या करने पर मजबूर है, वो उस नौजवान के लिए आप उस समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए उस नौजवान के लिए क्या कर रहे हैं, ये मायने रखता है। आप अपनी की अक्षमता को छुपाने के लिए कभी राष्ट्रध्वज का सहारा ले लें, कभी आप जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पीछे जाकर छुप जाएं, अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने कुछ कहा, क्या छिपाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज का सहारा लेते हैं? क्षमता को छिपाने के लिए, अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए। देखा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में किस प्रकार से राष्ट्रध्वज का अपमान किया गया। सैल्यूट करता हूं उस पत्रकार को जिसने जमीन पर पड़े हुए इनके कल ही जमीन पर पड़े हुए तिरंगे को ससम्मान दोबारा फहराया और ससम्मान उसका सम्मान करते हुए उसे दोबारा फहराने का काम किया। जैसी इवेंट खत्म हो जाता है, ठीक है, उस चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है। हो गई बात आपकी पूरी। मोदी जी आए थे यहाँ पर, विक्की जी आपकी बात हो गई, विकास जी भी हैं। देखिए, अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए विकास बोंद्रिया जी, आप लोग महापुरुषों को याद करते हैं, आप लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। देखिए, ये सीधा सीधा विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस का कहना है, आप पर वो आरोप लगा रही है। देखिए, कांग्रेस के पास खालिस आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा नहीं। हमने कौन से वर्ग को आगे लेके नहीं बढ़े? हर सामाजिक वर्ग, हर भौगोलिक क्षेत्र ने विकास के नए कीर्तिमान रचे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। वो मध्य प्रदेश में शिवराज जी हो, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकारें हों। देखिए, एक होता है अधोसंरचना का विकास, दूसरा विकास है व्यक्ति को हम कैसे आगे बढ़ा पा रहे हैं ताकि वो देश के विकास में ज्यादा योगदान दे। हमने तो उसके लिए भी काम किए, हितग्राही योजनाओं के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने में, प्रोत्साहन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब महिलाएं हो, बच्चे हो, युवा हो, सबको लेके आगे चलें। और देखिए, जो आप इलेक्शंस के रिजल्ट देख रहे हैं वो भी उसका एक साक्ष्य है, उस बात को प्रतिपादित करते हैं, साबित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुई है। मुझे लगता है कि अगर हम सांस्कृतिक फ्रंट के ऊपर काम करते हैं, हम लोगों का महिमा मंडन करते हैं, तो इन्हें तकलीफ क्या इसलिए होती है कि हमारा 2-4 फ्रंटों पे इकट्ठे काम चलता है, अधोसंरचना विकास पे, व्यक्तित्व के विकास के ऊपर, सामाजिक विकास के ऊपर, सांस्कृतिक धरोहरों को आगे विस्तार से लोगों के बीच में चर्चा करने को लेके। देखिए, कांग्रेस के पास में मुद्दा नेहरू खानदान रहा, इंदिरा खानदान रहा, गांधी परिवार आज भी रहा, इसलिए वो वहां तक सीमित अपने आप को मानते होंगे। उनको बाकी लोगों की चर्चा से सामाजिक जुड़ाव कैसे लगने लग जाता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। उन्हें ये क्यों नहीं लगता कि वो भारतीय समाज के लोग हैं, भारतीय समाज में उनकी चर्चा हो रही है, तो इसमें खराबी क्या है? वो उसको इस ढंग से क्यों नहीं लेना पसंद करते? अगर तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, तिरंगा का लेके लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति का नया ज्वार पैदा होता है, वो उसको जाहिर भी करते हैं, तो कांग्रेस को क्यों दिक्कत होती है? अरे भाई, विक्की कोंगल जी, बहस के पहले हिस्से में भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि अगर हम कोई राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ कार्यक्रम करते हैं तो आपको क्यों परेशानी होती है। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि बाल कांग्रेस के जरिए आप क्या करना चाह रहे हैं, आपकी क्या मंशा है? क्या बाल कांग्रेस के जरिए आप 2023 में जनाधार बढ़ाने जा रहे हैं? देखिए राहुल जी, किसी राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह हो या हमारे क्रांतिकारी हो या हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, इनके इज्जत में कोई कमी ना आए, इस बात को सुनिश्चित करने का कार्य कांग्रेस ने सदैव किया है। और आज भी हम इस बात को कहते हैं
कि हमें आपत्ति इस बात से नहीं है कि उनकी जयंतियां मनाई जाए या उनका महिमा मंडन किया जाए। आपत्ति सबसे ज्यादा इस बात से है कि राजनीतिक लाभ के लिए उनका मार्केटिंग या उनका बाजारीकरण करने के लिए हमारी आपत्ति है। हमारी आपत्ति इस बात से है कि वक्त आने पर चुनाव के समय में आप उनको और उनकी जातियों को वोट बैंक के दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं। सबसे बड़ी आपत्ति हमारी इस बात से। हमारी आपत्ति इस बात से नहीं है कि उनका महिमा मंडन हो, धर्म का गुणगान हो। यह तो सदैव ही इस देश के अंदर पिछले 5000 सालों से होता चला आया है और 70 सालों में भी हमने प्रत्येक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का महिमा मंडन करने का कार्य किया है। चाहे वो हमारे आजादी के पहले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे वो हमारे रानी दुर्गावती, रानी कमलापति, हमारे जितने 18वीं शताब्दी के हो, चाहे हमारे प्री कॉलोनियल स्टेज के भी जो भी हमारे महान व्यक्तित्व हैं, सबको हमने महिमा मंडन करने का कार्य किया है। उनको आज इस देश की जनता जानती है और पूजनीय मानती है। बाजारीकरण के दृष्टिकोण से, वोट बैंक के दृष्टिकोण से उनका इस्तेमाल किया जाना ये हमें कतई मंजूर नहीं होगा और समाज के किसी भी वर्ग को मंजूर नहीं होगा। अब आता हूं आपके दूसरे सवाल पर, बाल कांग्रेस के सवाल पर। ये बाल कांग्रेस कमलनाथ जी का एक सपना है जो कमलनाथ जी के कुशल नेतृत्व के अंदर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने देखा है। बाल कांग्रेस में हमने 17 वर्ष 18 वर्ष से लेकर 20 वर्ष की आयु तक के उन नौजवानों को, उन बच्चों को जो है हमने कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने का काम किया है, जो आज सोशल मीडिया के माध्यमों से और अनेकों माध्यमों से दिग्भ्रमित किए जा रहे हैं। जिनको भ्रमित सबसे ज्यादा टारगेट पर रख के भारतीय जनता पार्टी के विगत 18 वर्षों के शासनकाल के अंदर किया गया है। बड़े बड़े शिक्षा से जुड़े बड़े-बड़े घोटाले, युवा है ना, युवा को सही रास्ते पर लाएं, ये आप चाह रहे हैं। ये आप चाह रहे हैं कि युवा सही रास्ते पर लाएं। विकास जी युवाओं के लिए तो कांग्रेस पार्टी ने काम किया। कमलनाथ जी के आने के बाद में सबसे ज्यादा टिकट्स दिए युवाओं को, सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का कार्य किया है। हमारी 2018 वर्ष में हमारी जो 15 महीने की सरकार थी, हमारा कैबिनेट में देख लीजिए 50% कैबिनेट मंत्री हमारे युवा थे। हमारे सारे चेहरे युवाओं पर आधारित थे। बाल कांग्रेस। विकास जी, चुनाव जीतने के लिए महापुरुषों को आप जातियों में बांट देते हैं, ये विक्की जी कह रहे हैं। नहीं, कतई नहीं। विक्की जी गलत आरोप लगा रहे हैं, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, देखिए विक्की जी को इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने हमारे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के समाज में उनके संबंध में चर्चा की जाने को स्वीकारोक्ति दी। उन्होंने कहा कि हम इस बात से सहमत हैं और उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि हम करते आए, करा तो उन्होंने कुछ भी नहीं ऐसा, लेकिन करते आए। उन्होंने तो केवल नेहरू खानदान और गांधी खानदान की चर्चाएं करी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप सैद्धांतिक सहमति दे रहे हैं कि ये ठीक काम है, तो साहब आप करें तो ठीक और हम करें तो वो बाजारू चीज हो गई। ये मुझे समझ में नहीं आता, ये आप कैसे लगा लेते हैं, इसका क्या राज है और ये कैसे निष्कर्ष पे पहुंच अगर आप करें तो ठीक, वो करें तो बाजारू काम। ये दो बातें कैसे? देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी बात इस बात को समझिए कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने सीने पर गोली खाई थी तो वो ब्राह्मण समाज के लिए नहीं खाई थी। भगत सिंह सिख थे और सिख समाज के लिए सूली पर चढ़ गए थे, ऐसा नहीं हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल पाटीदार थे तो वो पाटीदारों के लिए इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदार नहीं हुए थे। तो जाति के आधार पर क्या हम डिसाइड करेंगे कि हमारे महापुरुष, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हम जाति में विभाजित करेंगे? इससे ज्यादा क्या बाजारीकरण होगा? हर चीज को आप अपने हिसाब से करेंगे तब नहीं। बड़े भाई विकास जी, आप तो इस बात का जवाब दीजिए कि हर चीज को उस एंगल, उस दृष्टिकोण से, वोट बैंक के दृष्टिकोण से, तो कैसे आप सोच रहे हो भाई? उस दृष्टिकोण से सोचना कहां तक ठीक है? हमने तो हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा ने, भारतीय जनता पार्टी ने अनेक कार्यक्रम किए चंद्रशेखर आजाद जी को लेके, उनके जन्मस्थली पे किया। फिर उसमें कौन शरीक हुआ या पार्टी के किस विंग ने उसका नेतृत्व किया? वो था युवा मोर्चा। युवा मोर्चा में तो सभी लोग होते, हमने तो नहीं किया कभी कोई ब्राह्मण समाज का केवल कार्यक्रम। आप सोच रहे हो इस बात को, आपकी सोच दूषित है। हम तो वैसा सोच नहीं रहे करने का कोई सवाल नहीं। रानी कमलापति की याद आपको कब आई? 17 सालों बाद आई। रानी दुर्गावती की याद आ जाती है। टंट्या मामा भील की आपने इससे पहले नहीं देखा था टंट्या मामा की स्तुति करते हुए आप लोगों को, जब आपको लगा कि आदिवासी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय का अभाव है इसलिए हम आप दोनों को रोक रहे हैं। जनाधार तो जनता से बढ़ेगा ना, ये कूटनीति रणनीति के बजाय जनता से जुड़े हुए कार्यों को करना होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद दोनों का।